हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का 30 मिनट में एकदम क्विक एंड बेस्ट रिवीजन कराने वाला हूं। आपको इस चैप्टर के जो पीडीएफ नोट्स होंगे, शॉर्ट नोट्स, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखो, एकदम काम की बातें मैं आपको एकदम बताने वाला हूं। सुनो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, आसान शब्दों में आप सुनो कि जैसे इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी हम ऐसे पॉइंट को बोलते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होता है, ठीक है। तो इन्फिनिटी से अगर मैं टेस्ट चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर के आता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहां पर एक चार्ज रखा है। तो मुझे इस चार्ज के कारण जो फोर्स है ना, उसके अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में किसी टेस्ट चार्ज को जितना वर्क करना पड़ा, उसी वैल्यू को मैं बोलता हूं कि भाई इस पॉइंट पे पोटेंशियल इतना है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 1 कूलाम का चार्ज है और उसको लाने में मैंने 10 जूल का वर्क करा, तो इस जगह का पोटेंशियल 10 जूल पर कूलाम यानी कि 10 वोल्ट हो जाएगा। अगर मान के चलो इसी टेस्ट चार्ज को लाने में मैंने इस पॉइंट तक 20 जूल का वर्क करा और ये चार्ज 1 कूलाम का था, तो यहां पर जो पोटेंशियल मैं बोलूंगा दैट विल बी 20 वोल्ट, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कितना हमने वर्क करा किसी चार्ज को लाने में। ठीक, अभी इंफिनिटी से लेकर के आते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हमने जितना वर्क किया उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? ठीक, तो इसका फॉर्मूला ही बन जाता है कि V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसी क्वांटिटी है भाई? कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा है? बोला कंजर्वेटिव फोर्स है, ये रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। तो चाहे आप इसको किसी भी रास्ते से लेकर के आओ, किसी पर्टिकुलर पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेम रहने वाला है। क्लियर है? हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमें समझना है कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम जाते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाने में हमें ज्यादा वर्क करना पड़ता है तो पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। देखो, जैसे मान के चलो पॉजिटिव चार्ज से अगर मैं दूर की ओर जा रहा हूं, तो यहां पर आप ये देखेंगे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक, 50, 30, 10। और इसी तरीके से अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, देखना -10, -30, -50, तो नेगेटिव में वैल्यू क्या होगी? ये घट रही है, तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अगर मुझे 1 वोल्ट डिफाइन करना है तो कैसे करूंगा? 1 कूलाम के चार्ज को 1 कूलाम के चार्ज को इंफिनिटी से लाने में किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक अगर मैंने 1 जूल का वर्क किया है तो उतने पोटेंशियल को मैं 1 वोल्ट बोलता हूं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको समझना है कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में क्या हमें बताता है। तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइन करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास जैसे एक चार्ज रख दिया जाए, तो अब ये चार्ज कहां जाएगा, इस चीज को पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। जैसे कि अगर ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो मैं उसको हायर पोटेंशियल बोल देता हूं, हाँ, इसको मैं लोअर पोटेंशियल बोल देता हूं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव कहां भागेगा? नेगेटिव की ओर। तो पॉजिटिव चार्ज का मोशन कहां से कहां होता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन नेगेटिव चार्ज का मोशन कहां होता है? देखो, नेगेटिव चार्ज इस साइड जाएगा, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल होता है नेगेटिव चार्ज का मोशन। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि है चैप्टर 2 से, डेरिवेशन का नाम है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हमने मान लिया, ये पूरी लैंग्वेज लिखी हुई, बस आप इतनी लिख दोगे आपका काम बन जाएगा। हमने मान लिया कि हमारे पास ये यहां पर इस जगह पर एक पॉइंट O है और यहां पर एक चार्ज रखा है Q। इस Q का जो पोटेंशियल है इस पॉइंट P पे हमें निकालना है, और ये जो पॉइंट P है इस Q से R डिस्टेंस पर है। इसके बाद आप ये देखिए कि हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इस चार्ज Q0 को हम इंफिनिटी से लेकर के आ रहे हैं पॉइंट P पर, तो हमें कितना वर्क करना है। क्लियर है? तो इस मतलब पोटेंशियल को निकालने से पहले मुझे पहले वर्क को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर कितना वर्क कैलकुलेट करना
करना है, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को पॉइंट P तक लाने में आपने कितना वर्क करा, क्लियर, ये कैलकुलेट करना है। अब इकट्ठा एक बार में इतना वर्क तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो हमने क्या करा कि चार्ज को पॉइंट A पे रखा और A से B तक लेकर के गए। A से B तक हमने dx डिस्टेंस को ट्रेवल कराया। अब इस छोटी सी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में या इसको डिस्प्लेस कराने में हमने छोटा सा वर्क करा dw, तो हम छोटे से वर्क को कैलकुलेट करेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें बड़ा वर्क मिल जाएगा। क्लियर है? चार्ज को पकड़ के ला रहे हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से और लेकर के आना है हमें r डिस्टेंस तक। पॉइंट का नाम तो P है, क्लियर है? तो हमने क्या करा, dw इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट dx वेक्टर। हम चार्ज को इस साइड लेके जा रहे हैं, जबकि पॉजिटिव चार्ज जो Q है बड़ा वाला, वो इसको छोटे वाले चार्ज Q नॉट पे इस साइड धक्का दे रहा है ना, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमने यहां पर लिखा एफ डी एक्स डॉट हटाया कॉस थीटा, थीटा की जगह 180 डिग्री, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। कॉस 180 की वैल्यू माइनस 1 होती है, तो हमने वो पुट कर दिया। फोर्स देखो, जब ये चार्ज Q और ये Q नॉट यहां पर, ये छोटा वाला टेस्ट चार्ज Q नॉट यहां पर है, इस Q नॉट को हम लेके आ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस मैंने मान ली x, और अभी इन दोनों के बीच में जो कूलाम फोर्स लगेगा वो होगा k q1 q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो q1 है कैपिटल Q, q2 है Q नॉट, और डिस्टेंस है दोनों के बीच के भी x, तो x स्क्वायर। क्लियर है? अब हमने क्या करा, हमें निकालना टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है। हमने इन सभी वैल्यूज को बाहर निकाल दिया। अभी क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन होगा 1/x स्क्वायर का। तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप सभी को बताना चाहता हूं होता है -1/x। कहां से कहां तक चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, बोला इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक, तो वो हमने लिमिट लगाई है। माइनस साइन बाहर निकाल दिया, प्लस का बन गया। अब लिमिट पुट करेंगे, जहां जहां x है उसकी जगह एक बार अपर लिमिट, माइनस जहां जहां x है उसकी जगह एक बार लोअर लिमिट। 1/इंफिनिटी 0 होता है, तो ये बन गया। स्क्रीनशॉट भी साथ में लेते चलें, आगे हम बढ़ेंगे और अगले स्टेप में देखो वर्क का जो फाइनल फॉर्मूला है वो हमारे सामने ये आ गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फाइनल फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज Q नॉट, जिसको हम लेकर के आ रहे थे। जब हमने इसका Q नॉट से डिवाइड दिया तो ये कैंसिल हो गया और बचा V इज इक्वल टू KQ/R। इसके बाद आप यहां पर देखिए K की जो वैल्यू होती है ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, दैट मींस चार्ज अपॉन डिस्टेंस। ये बन गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ जल्दी जल्दी घटता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कंपैरिजन है। तो आप ये देखो कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या है, KQ/R, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या है, KQ/R²। तो पोटेंशियल जो है ये डिस्टेंस पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि सॉरी, यहां पर E लिखना चाहिए मुझे, E इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप ये समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये देखो R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ जल्दी जल्दी घटती है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसकी कंपैरिजन में धीरे धीरे घटेगा। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस बढ़ने के साथ जल्दी 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 उसकी जो इंटेंसिटी है वो वीक होती है, और यही जो है कर्व देखो नीचे शो कर रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, ये एक बढ़िया सा जो है कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर। किसी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर की सरफेस पे मैक्सिमम होती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। अब हम बात करेंगे कंडक्टर के अंदर की, तो देखो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है। कांस्टेंट भी कैसा, मैक्सिमम है, और मैक्सिमम के बाद ना तो अब और बढ़ेगा ना घटेगा, तो हम बोलते हैं कांस्टेंट है। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो किसी चार्ज को लाने में हमने जितना वर्क किया था वो यहां तक सरफेस तक कर लिया, अब अंदर कोई और वर्क डन में चेंज नहीं आएगा, इसलिए अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है, ना कि 0। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। आगे बढ़ जाएं, देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखो, एक इंपॉर्टेंट ग्राफ आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। क्या बताया जा रहा है इसमें, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर कंडक्टिंग सेल। अगर हम बात करें फील्ड और पोटेंशियल की कंडक्टिंग शेल यानी कि हॉलो स्फीयर के लिए, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होते हैं, 0, लेकिन पोटेंशियल कैसा होता है, मैक्सिमम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड
और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जीरो है, जीरो है। कहां तक जीरो है? जब तक कि आप सरफेस पे नहीं पहुंच गए। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, और धीरे धीरे कैसी होगी? ये घटती चली जाएगी, ठीक है। जबकि पोटेंशियल के लिए अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो पोटेंशियल सेंटर पे भी कैसा है? मैक्सिमम। और कहां तक मैक्सिमम है? जब तक आप सरफेस पे नहीं आ जाते। उसके बाद ये कर्व देखो आपको देखने को मिल रहा है, ये कर्व डीप है क्योंकि 1/r² है। ये कर्व क्या है? 1/r है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पर डायपोल के कारण कितना पोटेंशियल होता है? तो आप समझ लो, आप समझते हैं ये माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 है। ये पॉइंट पी है जो कि एक्सिस पर है, इसलिए हम इसको एक्सियल पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये प्लस चार्ज से डिस्टेंस कितनी है? r माइनस एल। माइनस चार्ज से डिस्टेंस कितनी है? r प्लस एल। और सेंटर से लेकर के पॉइंट पी तक की डिस्टेंस क्या है? r। बस ये चीज आप समझते हैं। माइनस क्यू प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल v1, 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस, तो प्लस चार्ज से डिस्टेंस इतनी है। v2 माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल कितना है? v2, तो 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन वहां से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस। दोनों को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमें क्या मिल रहा है? ऐड करने के बाद एलसीएम लिया, एलसीएम को हमने सॉल्व करा, तो ऐड करने के बाद हमें ये मिल रहा है ना। ये P क्या है? P किसकी जगह लिखा है? 2QL की जगह लिखा है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया? KP/r²। K क्या है? 1/4πε0 P/r², ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है? नेक्स्ट आपको समझना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो देखो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है? इस एक्सिस को बीच में से पार्ट डिवाइड करने वाली लाइन को इक्वल पार्ट में हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। यहां पर एक पॉइंट पी है, इस पे मुझे पोटेंशियल निकालना है। तो प्लस क्यू के कारण जो डिस्टेंस है, ये देखो ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस R है, तो ये डिस्टेंस √r² प्लस L² हो जाएगी, ठीक है। तो प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल हमने निकाला 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस, माइनस क्यू के कारण हमने निकाला चार्ज अपॉन डिस्टेंस। इसके बाद दोनों को ऐड कर दिया, दोनों वैल्यूज कैंसिल हो गई, क्या आया? v1 v इज इक्वल टू 0। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा होता है? 0 होता है। आगे बढ़ेंगे और इसका जो नेक्स्ट डेरिवेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको समझेंगे। नेक्स्ट हमें करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको आप E इज इक्वल टू माइनस dv/dr डायरेक्ट प्रूव करने को भी दे देता है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इसमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज है, ये इस पॉइंट O पर रखा हुआ है, और यहाँ पर एक चार्ज Q0 हमने लिया, पहले इस पॉइंट A पर रखा, इस A पॉइंट का पोटेंशियल V है, फिर हमने इसको यहाँ से मूव कराया, और मूव कराते कराते इस पॉइंट B पर लेकर के आए। हमने इसको इस छोटी सी डिस्टेंस dx मूव कराया, तो इसका थोड़ा सा पोटेंशियल dv बढ़ गया, तो कितना हो गया? v प्लस dv, है ना, क्योंकि चार्ज के क्लोज आ रहे हैं तो पोटेंशियल ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव चार्ज के लिए बढ़ेगा। नाउ दोनों के बीच की डिस्टेंस a और q के बीच की डिस्टेंस है x, क्लियर। इसको डिस्टेंस डिस्प्लेस कितना कराया? dx। अगर हम बात करें वर्क की, तो यहाँ पर सिमिलर जो है आपको स्टेप्स को फॉलो करना है। dw इज इक्वल टू f वेक्टर डॉट dx वेक्टर, dw इज इक्वल टू f dx cos थीटा आ गया, क्लियर है। थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर बन गया dw इज इक्वल टू माइनस f dx। अगर मैं बात करूं कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इस पर कितना फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, अगर मैं लिखूं तो मैं इसको लिखूंगा Q0 इंटू ई। Q0 इंटू ई, कैपिटल ई क्या है? इस प्लस क्यू की चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में रिलेशन निकालना है ना, इसलिए हमें फाइनल स्टेप में ये ई को लेकर के आना पड़ा, ठीक है। इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि अगर हम बात करें dw कितना होगा, तो दूसरे स्टेप्स में अगर मैं लिखना चाहूं तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज, है ना। तो अगर हम बात करें dw की, तो ये हो जाएगा dv अपॉन Q0। तो यहां पर Q0 का इंटू साइड हो जाएगा, तो क्या बन गया? dw इज इक्वल टू dv इंटू Q0, है ना, सेम बिल्कुल बेसिक रिलेशन से। तो dw की एक ही वैल्यू, dw की दूसरी वैल्यू, आप इन दोनों वैल्यूज को आमने सामने रख दें, मतलब कंपेयर कर दें। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आप ये देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस dv अपॉन dx। कई जगह आपको देखने को मिलेगा माइनस dv अपॉन dr। तो अगर r यहाँ पर लिखा है, r यहाँ पर लिखा है, तो dv अपॉन या माइनस dv अपॉन dr आ जाएगा आपको। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है ये है माइनस dv अपॉन dr, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। इस फॉर्मूले को अपन यूज करेंगे कैपेसिटर के अंदर, क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको समझना है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। देखो अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कंडक्टर है तो कंडक्टर को जब भी मैं चार्ज दूंगा तो वो चार्ज सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक। तो हर एक पॉइंट की जो स्ट्रेंथ होगी ना वो सेम होगी, तो हम बोलते हैं हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। तो ऐसी सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। आप ऐसे मान लो कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, प्लस क्यू चार्ज, अब इसके कारण इसके अगेंस्ट में किसी टेस्ट चार्ज को इस पर्टिकुलर पॉइंट तक लेकर आया जो इससे 1 मीटर की दूरी पर है, तो मुझे कुछ लेट से 20 जूल का वर्क करना पड़ा, ठीक। इसके कारण यहां पर भी 1 मीटर दूरी है, यहां भी 1 मीटर दूरी, यहां भी 1 मीटर दूरी, यहां भी 4 से 1 मीटर दूरी। तो भाई 4 से 1 मीटर दूरी की हर एक पॉइंट की स्ट्रेंथ कैसी होगी, सेम होगी। तो यहां तक चार्ज को लाने में वर्क भी कैसा होगा, सेम होगा। तो यहां का पोटेंशियल भी कैसा होगा, सेम। तो इन सभी सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट को अगर मैं मिला दूंगा तो एक इमेजिनरी सरफेस बनेगी, उसको मैं बोलूंगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करते हैं इस पर तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये मिलती हैं, या फिर ऐसा कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करके बनाया जा सकता है, ठीक है। देखो अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस की तो याद रखो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। दूसरी बात, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर हम एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना चाहते हैं तो जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। कारण उसका देखो एक्चुअल में क्या है, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज, ठीक। तो एक्चुअल में दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो, तो वर्क डन भी कितना निकल के आएगा, जीरो, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि दो, ठीक। इसके बाद देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास में होगी। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझो मैं आपको बताऊं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना हर पॉइंट पे, तो डिस्टेंस कैसी होगी, बराबर होगी दो सरफेसेस के बीच में। लेकिन मान के चलो ऐसा है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग रीजन में इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास में होंगी और वीक रीजन में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो दूर दूर होंगी, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी मीट या इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि इंटरसेक्ट मैं बोलूंगा क्योंकि एक पॉइंट पर दो पोटेंशियल पॉसिबल नहीं होते। क्लियर, आगे बढ़ जाएंगे। अभी देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड भी खूब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज कितनी होती है। देखो मैं आपको समझा दूं कि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला दो चार्जेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है k q1 q2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का दो चार्जेस के लिए। लेकिन अगर चार्जेस दो से ज्यादा है तब क्या होगा, तो 3 पार्टिकल सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है। देखो तो सबसे पहले हमें क्या, पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होती है भाई, जितना हम वर्क करते हैं सिस्टम के अंदर उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो हम ये मान लेते हैं कि इंफिनिटी से जब यहां पर कुछ भी नहीं था तो हम एक चार्ज Q1 को लेके आए, तो जब कुछ भी था ही नहीं तो एक्चुअल में क्या है कि हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा किसी फोर्स के अगेंस्ट, तो W1 वाले केस में वर्क कितना हुआ, जीरो। लेकिन मान लो कि अब Q1 यहां पर प्रेजेंट है, अब हम इंफिनिटी से दूसरा चार्ज Q2 लेकर के आते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, R12। तो हमें कुछ वर्क करना पड़ा किसके अगेंस्ट, Q2 के। देखो वर्क पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है क्या, वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कौन, जिसको आप लेकर के आ रहे हो, तो वर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पोटेंशियल इंटू क्यू नॉट, पोटेंशियल इंटू क्यू नॉट जिसको आप लेके जा रहे हो, ठीक है। तो आप यहां पर किसको लेकर के आए, Q2 को, किसके पोटेंशियल के अगेंस्ट, Q1 के, तो V1 इंटू Q2, ठीक। तो V1 की वैल्यू क्या है, k Q1 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, यही पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज का। ये k इंटू जो चार्ज पोटेंशियल बना रहा है उसको लिखा अपन दोनों के बीच की डिस्टेंस, Q2 की जगह पे Q2 लिखा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैं तीसरे चार्ज को जब लेकर के आऊंगा इंफिनिटी से, तो ये दोनों चार्जेस ऑलरेडी प्रेजेंट थे, तो मुझे इन दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक। तो अब देखो वर्क हमने किया W3, ठीक, किसके अगेंस्ट, देखो जरा Q3 को लेकर के आए V1 के अगेंस्ट, पहले वाले के अगेंस्ट वर्क करा, प्लस Q3 को लेकर के आए तो Q2 भी ऑलरेडी प्रेजेंट था अभी, तो इसके अगेंस्ट अभी हमने वर्क करा, तो W3 हम ये निकालेंगे, V1 की वैल्यू k Q1 अपॉन डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद V2 की वैल्यू k Q2 अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो W1 W2 W3 इन तीनों को आप ऐड कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट, या फिर कहूं मैं टोटल वर्क डन। तो जो भी वर्क डन होगा वही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको
अगर आप एक सिंगल फॉर्म में फॉर्मुलेट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि सबका के कॉमन ले लिया। हाँ, अब देखो हर एक टर्म दो बार रिपीट हो रहा था, Q1 Q2 Q1 Q3, तो 1/2 बाहर कर दिया, सबका समेशन, एक चार्ज दूसरा चार्ज, एक चार्ज दूसरा चार्ज, आई जे लिख दिया यहाँ पे, है ना, क्योंकि 1 2 चल रहा था, आर यहाँ पे 1 2 चल रहा था, तो आई जे यहाँ लिख दिया। अब आई की वैल्यू, जे की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से, और कहां तक जाएगी, एन तक, तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए टोटल फॉर्मूला बन गया। अभी क्या होता है, दो चार्जेस के लिए है तो ये बन जाता है। अच्छा, यहां पर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि अगर Q1 Q2 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ऐसे केस में पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। अगर Q1 Q2 जो प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और रिपल्सिव फोर्स को ये शो कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी पूछ लिया जाता है सीबीएसई में खूब सारा। देखो, तो आपको समझना है कि इस बार हमें क्या करना है कि चार्ज को ऐसे पॉइंट पर लेकर के जाना है जहां पर ऑलरेडी कुछ पोटेंशियल था, मतलब ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड थी। ठीक है, तो इस बार हमने क्या किया, यहां पर देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल था वी आर, आर मतलब उस पॉइंट की पोजीशन को बताया जा रहा है। ठीक है, तो जो हमने वर्क करा Q1 चार्ज को लाने में वी आर पोटेंशियल के अक्रॉस, तो वो हमने ये लिख दिया। अब जब हम Q2 चार्ज को लेकर के आए तो हमें दो पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, एक वो जो ऑलरेडी प्रेजेंट था और एक Q1 का। ठीक है, तो हमने लिख दिया Q2 चार्ज को लेकर के आए जो ऑलरेडी प्रेजेंट था पोटेंशियल वो, प्लस V1 Q2 चार्ज को लेकर के आए फर्स्ट वाले चार्ज के अगेंस्ट भी अभी हमें वर्क करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने W2 निकाला। ठीक है, इसकी वैल्यू में पता नहीं, क्योंकि पता नहीं कौन बना रहा होगा इसको, तो VR लिखा, जबकि इसको हमने KQ अपॉन डिस्टेंस रख दिया, दोनों को ऐड कर दिया। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन हमें मिल गया। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसके लिए आपको डेरिवेशन करना है। मतलब अगर मेरे पास कोई एक डाइपोल है, उसको अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करता हूं अगेंस्ट द फील्ड, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, जितना वर्क करेंगे वही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी सिस्टम के अंदर। देखो, एक्चुअली वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इनटू, वर्क का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन एंगल की बात कर रहे हैं तो फोर्स की जगह टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाउ इनटू डी थीटा। छोटा सा एंगल घुमाएंगे थोड़ा सा वर्क होगा, टाउ की जगह पी साइन थीटा, डी थीटा की जगह डी थीटा, इंटीग्रेशन कर दिया पी साइन थीटा डी थीटा, और अभी क्या होगा, पी बाहर निकल गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ठीक है, अब यहां पर एक्चुअल में क्या है कि यहां पर ये देखो पी बाहर आ गया, ये इस तरीके से है। लिमिट हमने क्या पुट की, π/2 से लेकर के थीटा, क्योंकि π/2 जो होता है वो 90 डिग्री जो है डाइपोल वाले केस में, वो स्टैंडर्ड पोजीशन है डाइपोल की जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मानी जाती है, इसलिए हम π/2 से लेकर के थीटा तक लिमिट पुट की। ठीक, -12 आ गया, लिमिट पुट की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा पोटेंशियल एनर्जी का वो क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास, देखो पहले वर्क डन हमने निकाला कितना आ गया, P ये कॉस थीटा, ठीक, और यहां पर W इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा होगा। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, माइनस पी कॉस थीटा। वर्क डन अगर हम जो है 180 डिग्री घुमाते हैं तो कितना होगा, 2PE। क्लियर है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, जो वर्क हम करते हैं वही जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी हमें पढ़ना है कैपेसिटर। तो आप सभी जानते हैं कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि खुद के अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है और जरूरत पड़ने पर एक बार में बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, कैपेसिटर के अंदर क्या होता है आप सभी जानते हैं। कैपेसिटर बेसिकली मैं आपको बता दूं पहले, कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी जो कि चार्ज को, एनर्जी को स्टोर कर सकती है, उसी को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक, क्यू जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के, पोटेंशियल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज के। इसके बाद Q इज इक्वल टू क्या है, CV, C क्या हो जाएगा यहाँ पे कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा Q/V। कैपेसिटेंस की यूनिट है ये फैराड होती है, और 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 वोल्ट होता है। मतलब अगर 1 कूलम चार्ज देने से किसी बॉडी का पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाए तो उसकी कैपेसिटेंस को हम 1 फैराड कहते हैं। नेक्स्ट आपको क्या है कि भाई कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, अगर आपके पास स्फेरिकल कंडक्टर तो उसके पास कितना जो है चार्ज स्टोर हो सकता है। कैपेसिटेंस के लिए डेरिवेशन करना है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q/V। ठीक है, समझना, तो एक्चुअल में हमने Q/V लगाया। ठीक, अब समझो V क्या है, पोटेंशियल, तो कंडक्टर की सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 1/4πε0 Q/R। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बन गया 4πε0R। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है आपको। देखो मैं आपको बता दूं कि कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर की या कंडक्टर की रेडियस पर डिपेंड नहीं करती, किस पे, सॉरी, चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। मतलब कितना चार्ज है किसी बॉडी के अंदर,
ये कैपेसिटेंस डिसाइड नहीं करती। देखो जैसे कैपेसिटर एक्चुअल में क्या है, एक प्रकार से बाल्टी है, तो बाल्टी अगर 20 लीटर की है तो चाहे पानी कम हो ज्यादा हो उसकी कैपेसिटी कितनी कहलाएगी, 20 लीटर। इसी प्रकार से कैपेसिटर उसके साइज पर डिपेंड करती है उसकी कैपेसिटेंस, है ना, चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। इस चीज को आपने दिमाग में बैठा के रखो। बाद अगला जो डेरिवेशन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें में डिटरमाइन करनी होती है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं डेरिवेशन का नाम क्या, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सिंपल सी बात है, कैपेसिटर क्या होता है, दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट होगी, है ना, तो इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा होगा जैसे कि एयर। तो हमने मान लिया कि भाई ये जो डिवाइस है इसका नाम क्या है, कैपेसिटर, इसके अंदर खूब सारी एनर्जी स्टोर होती है। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो ये हमने सारी लैंग्वेज जो लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया अभी, देखो सिंपल सी बात है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q बाय V। तो सब कुछ मुझे करना है बस इतना कि Q की वैल्यू मेरे पास है जो कि दोनों प्लेट्स पे चार्ज है, और इसके बाद V की वैल्यू मुझे निकाल लेनी है। क्लियर। अब चार्ज क्योंकि पूरी सरफेस पे यहां पर फैला हुआ है प्लेट्स के लिए, तो यहां पर हम चार्ज डेंसिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A। तो यहां पर Q की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा A। देखो मैंने फिर से कहा कैपेसिटेंस मुझे निकालनी है, उसका फॉर्मूला है Q बाय V। Q मेरे पास है ऑलरेडी, तो V की वैल्यू मैं निकालूंगा। अब भाई साहब देखो अभी जस्ट हमने रिलेशन करा, यहां से मुझे क्या पता पड़ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। रिलेशन करा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने बना लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो है d। बस वही मैंने यहां पर पुट कर दी। तो यहां पर v की वैल्यू आ गई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू d, और उसके बाद c इज इक्वल टू बन गया Q बाय V। अब Q की वैल्यू क्या है सिग्मा a, वो मैंने यहां पुट करी। V की वैल्यू क्या है ये अभी मैंने यहां से पुट कर दी। सिग्मा से सिग्मा कट गया और बचा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अगर दोनों प्लेट के बीच में कोई पूरे में मीडियम कोई भरा हुआ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो यहां पर आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप या पॉइंट मैं आपको बताता हूं। देखो इस पूरे फॉर्मूले में कहीं फाइनल फॉर्मूले में चार्ज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है एरिया पे, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स और मीडियम बिटवीन प्लेट्स पे। ठीक है। अच्छा तो अगला डेरिवेशन हम कर रहे हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। लैंग्वेज पूरी ऊपर लिखी हुई है, जो कुछ समझाऊंगा बस वही लैंग्वेज है। तो डेरिवेशन का नाम है एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। मतलब पार्शियली फिल्ड का मतलब है कि देखो आप ये देख रहे हैं, यहां पर समझो कि ये दो पैरेलल प्लेट है ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इन दोनों पे कितना चार्ज है, सेम चार्ज है, लेकिन कितना, Q इज इक्वल टू सिग्मा A। कैपेसिटेंस निकालना है तो C इज इक्वल टू Q बाय V, बस इस स्टेप को फॉलो करना है। V का फॉर्मूला सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जो सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अभी समझना कि इसके अंदर क्या खेला हुए है। देखो इसके अंदर क्या खेल है, समझो कि अभी ये मेरे पास कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में टोटल डिस्टेंस d है। यहां पर हमने एक छोटी सी डाइलेक्ट्रिक की स्लैब, डाइलेक्ट्रिक की पट्टी लेकर के आए और इसके अंदर जो हमने प्लेट के अंदर ऐसे भर दी। आप समझना कि इस डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है वो है t, आधे में भरा है इसलिए हमने बोला पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। क्लियर है नाउ। तो अभी समझना है फॉर्मूला क्या है। यहां पर देखो, तो यहां पर मैं बताऊं आपको कि इस प्लेट के बीच में अब दो जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, एक तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर और दूसरा ये जो बची हुई एयर है इसके अंदर, है ना, क्योंकि प्लेट के बीच में पहले तो एयर थी, तो अब एयर आधी रह गई और आधे पे क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। क्लियर। तो फॉर्मूला क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड दो जगह, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एयर इनटू डिस्टेंस। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, क्योंकि आपने मीडियम भी भर दिया तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इनटू इसकी थिकनेस। क्लियर है, थिकनेस जो कि डिस्टेंस ही होती है। नाउ तो अभी आप देखो, पहले d डिस्टेंस में पूरे में हवा थी, अब t में मटेरियल आ गया, तो यहां पर देखो E नॉट इंटू डी माइनस टी। डी माइनस टी क्या है, बस इतनी सी ही डिस्टेंस में एयर भरी हुई है। E नॉट क्या है, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ठीक है। इसके बाद आप बात करें कि भाई मीडियम के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस T है।
अब आप यहां पर देखें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है एयर में वो कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये डी माइनस टी। और मीडियम में, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के टाइम्स घट जाती है, इसलिए हमने इसमें के का डिवाइड लगा दिया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट में, और ये बन गया टी। तो हमारे पास ये क्या है, कैपिटल वी की वैल्यू आ गई। जरा चेक कर लेते हैं, वी की वैल्यू हमने यहां से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल दिया। इसके बाद देखो क्या है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्यू बाय वी, क्यू की वैल्यू हमें पता है सिग्मा ए, और उसके बाद वी की वैल्यू अभी हमने जस्ट ऊपर से निकाली, यहाँ पे पुट की, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, फाइनल जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। सभी बच्चे अच्छे से इस डेरिवेशन को बढ़िया से प्रैक्टिस करें, टेलीग्राम से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको लेकर के चलूंगा नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक इंपॉर्टेंट छोटा सा रिलेशन, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन करंट इंटेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां पर करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी हम डिराइव कर देंगे। देखो एक्चुअल में क्या है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट करा, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो एल है। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं, यानी कि आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, जिसकी स्पीड है वीडी। क्लियर है? नाउ अभी आप समझिए कि हमने यहाँ पर जो प्रॉपर लैंग्वेज लिखी हुई है, जिसके अंदर लिखा है इस कंडक्टर की लेंथ एल है, इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिसकी डेंसिटी है स्मॉल एन। डेंसिटी क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन की? स्मॉल एन। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर में होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इनटू उस कंडक्टर का वॉल्यूम। तो कैपिटल एन इज इक्वल टू हो गया NaL। नाउ अब हमें निकालना है करंट, तो करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज को मैंने लिखा Q। इसके बाद यहां पर आपको कुछ जरूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझनी, जैसे कि कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक ऐड करने पर क्या इफेक्ट होता है, कैपेसिटेंस बढ़ती है घटती है अलग अलग केसेस में, वो आपको समझना है। देखो डाइलेक्ट्रिक ऐसा मटेरियल जो कि करंट उसमें से फ्लो नहीं होता, लेकिन वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। ठीक है, ऐसा मान लो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस जो है ये बढ़ जाती है, क्षमता जो है कैपेसिटर की वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग कंडीशन है जो कि हमने यहाँ पर कंपेयर करना है। देखो अगर मेरे पास सबसे पहला वाला केस है कि अगर हमने कैपेसिटर में बैटरी लगा के नहीं रखी है, तब आपको बताना है चार्ज कितना है। हमने मान लिया चार्ज अगर Q0 है। ठीक, अब हमने क्या किया कि जब बैटरी नहीं लगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कितनी है, लेट से E0। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V0। कैपेसिटेंस कितनी है, C0 इज इक्वल टू Q बाय V। एनर्जी कितनी है, U0। अब देखो अभी क्या हुआ, ये जब बैटरी नहीं लगी थी तब की बात है, और डाइलेक्ट्रिक नहीं था, विदाउट डाइलेक्ट्रिक तब की बात है। लेकिन अब क्या है, बैटरी अभी भी नहीं लगी, लेकिन अब डाइलेक्ट्रिक अगर हम इंसर्ट कर देंगे तो क्या होगा, चार्ज उतना का उतना ही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स घट जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस भी के टाइम्स घट जाएगा, लेकिन कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगी, और एनर्जी के टाइम्स घट जाएगी। यानी कि अगर बैटरी नहीं लगी और डाइलेक्ट्रिक आपने इंसर्ट कर दिया तो चार्ज को कुछ नहीं होगा, एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ये के टाइम्स घट जाएंगे और कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, याद रखो अगर आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया लेकिन इस बार बैटरी लगी है तो क्या होगा, चार्ज के टाइम्स बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस को कुछ नहीं होगा, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगी और एनर्जी भी के टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अच्छा, पोटेंशियल एक्चुअली में बैटरी का काम ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेंटेन रहेगी, इसलिए इन दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसके बाद क्या है, आपको समझना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में दो टाइप के कैपेसिटर जो है कनेक्ट होते हैं, एक तो सीरीज में होता है, दूसरा पैरेलल में होता है। जब इस टाइप का कॉम्बिनेशन हो, चार सभी कैपेसिटर में सेम हो, तो उसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इस टाइप को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, जिसमें चार्ज जो है अलग अलग कैपेसिटर में अलग अलग होता है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। ठीक है, जबकि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं तो इक्विवेलेंट जो है कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है C = C1 + C2 + C3। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, यहां तक हो गया। जब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का डेरिवेशन अभी हट चुका है, बस उसका फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना है। एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है कैपेसिटर के अंदर, ½ CV² या Q² / 2C, याद रखेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ये आपके लिए बढ़िया सा रिवीजन हुआ होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।